नमस्कार। आज हम स्पेन के बारे में गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। हमारे पास स्पेन से जुड़े कई स्रोत हैं जो इसके भूगोल, इतिहास, संस्कृति और आज की स्थिति सब पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस सारी जानकारी को खंगालें और स्पेन की जो सबसे अहम और दिलचस्प बातें हैं उन्हें समझें। सही। और हाँ, एक मजेदार तथ्य से शुरू करते हैं। क्या ये पता है कि स्पेन दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से तो एक है ही, साथ ही जैतून के तेल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। चलिए ऐसे ही और परतों को खोलते हैं। जरूर। देखिए, स्पेन सिर्फ वो खूबसूरत बीच और फुटबॉल से कहीं ज्यादा है। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। प्राचीन सभ्यताएं हैं, एक वक्त का वैश्विक साम्राज्य है और हाँ, एक आधुनिक यूरोपीय पहचान भी है। यह सब मिलकर एक बहुत ही जटिल और आकर्षक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें। स्पेन है कहाँ, मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और ये क्यों मायने रखती है? हम जानते हैं कि ये दक्षिण पश्चिम यूरोप में है, आइबेरियन प्रायद्वीप पर। हाँ बिल्कुल। और पुर्तगाल इसका पड़ोसी है। सही। और ये जो लोकेशन है ना, ये रणनीतिक रूप से हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रही है। उत्तर में देखिए तो फ्रांस और एक छोटा सा देश अंडोरा, दक्षिण में भूमध्य सागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट के पार अफ्रीका का मोरक्को। और स्पेन के दो शहर स्यूटा और मिलीला, वो तो अफ्रीका की जमीन पर ही है। अच्छा। हाँ, जिनकी सीमा मोरक्को से लगती है। तो ये जो अनोखी स्थिति है, मतलब यूरोप और अफ्रीका के बीच, अटलांटिक और भूमध्य सागर के संगम पर, इसने स्पेन को इतिहास में व्यापार कह लीजिए या फिर आक्रमण और सांस्कृतिक लेन देन, इन सब का केंद्र बनाया है। और साइज, क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से राजधानी मैड्रिड तो है ही, और कौन से शहर अहम है? देखिए, क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, मतलब पश्चिमी यूरोप के बड़े देशों में से एक है ये। और जनसंख्या करीब 4,70,00,000। राजनीतिक आर्थिक हर लिहाज से गढ़ है। हाँ। लेकिन बार्सिलोना भी है, जो कैटलोनिया की राजधानी है। उसकी अपनी अलग पहचान है, संस्कृति है, आर्थिक ताकत है। हाँ, सुना है बार्सिलोना के बारे में बहुत। और भी हैं जैसे वालेंसिया, सिविल, ज़रागोज़ा, मलागा, बिलबाओ। ये सब अपने अपने इलाकों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। एक और बात, ज़्यादातर आबादी तटों के पास या बड़े शहरों में रहती है। देश का जो अंदरूनी हिस्सा है न, मेसेटा पठार, वहाँ आबादी काफी कम है। अच्छा, और जलवायु वो भी काफी अलग अलग होगी। हाँ, बहुत विविध। उत्तर में जाएं तो हरा भरा बारिश वाला मौसम, दक्षिण में सूखा और गर्म, और पहाड़ों पर तो बर्फ भी पड़ती है। अच्छा, भाषाओं में धर्म के बारे में क्या? स्पेनिश तो है ही आधिकारिक भाषा, लेकिन शायद और भी भाषाएं हैं। हाँ, पूरे देश की आधिकारिक भाषा तो स्पेनिश है, जिसे तकनीकी रूप से कैस्टिलियन या कास्टेलानो कहते हैं। लेकिन स्पेन में भाषाई विविधता काफी है। कई क्षेत्रों की अपनी सह आधिकारिक भाषाएं भी हैं। जैसे कैटलोनिया में कैटलन है, बास्क देश में बास्क भाषा यानी युस्कारा। ये बहुत ही अनोखी भाषा है, मतलब किसी और भाषा परिवार से इसका संबंध नहीं है। अरे वाह। और गैलिसिया में गैलिशियन यानी गालेगो, जो पुर्तगाली से काफी मिलती जुलती है। तो ये भाषाएं स्पेन की जो गहरी क्षेत्रीय पहचान है, उनका प्रतीक है। और धर्म की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से स्पेन एक कैथोलिक देश रहा है। आज भी ज्यादातर लोग सांस्कृतिक रूप से कैथोलिक हैं, हालांकि समाज तेजी से धर्मनिरपेक्ष हो रहा है और धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह से लागू है। चलिए अब इतिहास की तरफ चलते हैं। स्पेन का अतीत तो काफी नाटकीय लगता है। रोमन साम्राज्य, फिर मुस्लिम शासन, फिर एक वैश्विक साम्राज्य। बाप रे। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेन का इतिहास घटनाओं और संस्कृतियों का एक बहुत लंबा और पेचीदा सिलसिला है। प्राचीन काल में देखें तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर कई जनजातियां थीं। फिर ये रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जिसे हिस्पानिया कहते थे। हिस्पानिया? हाँ, और रोमन शासन लगभग 600 साल चला। इसका असर बहुत गहरा पड़ा भाषा पर, लैटिन से ही स्पेनिश निकली, कानून पर, सड़कों, पुलों पर। सेगोविया का वो विशाल एक्वेडक्ट है ना, वो आज भी है। कई बड़े स्पेनिश शहर रोमन नींव पर ही बने हैं। 600 साल? अच्छा, रोमन साम्राज्य के बाद? उसके पतन के बाद यहाँ जर्मेनिक जनजाति विजिगोथ, उनका शासन आया। लेकिन फिर 8वीं सदी की शुरुआत में सन 711 में उत्तरी अफ्रीका से मुस्लिम सेनाएं आईं,
जिन्हें मूर कहा जाता था। मूर, हाँ सुना है। उन्होंने तेजी से लगभग पूरे प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया और यहाँ अल अंदलूस नाम की एक बहुत शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता बसाई, जिसका केंद्र कॉर्दोबा शहर था। ये दौर करीब 7 सदियों तक चला, खासकर दक्षिणी स्पेन में। 7 सदियां, मतलब बहुत लंबा समय। इसका क्या असर रहा? हम अलहम्रा पैलेस के बारे में अक्सर सुनते हैं। हाँ, अलहम्रा तो खैर अद्भुत है ही, लेकिन मूरिश प्रभाव सिर्फ वास्तुकला तक ही नहीं था। कॉर्डोबा उस समय यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर था, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। अच्छा। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, कृषि सब में बहुत प्रगति हुई। सिंचाई की नई तकनीकें आईं, जैसे नहरें, पानी के पहिए। इनसे स्पेन की खेती बदली। चावल, गन्ना, संतरे, नींबू जैसी कई फसलें उन्हीं के जरिए यूरोप पहुंची। और स्पेनिश भाषा में भी इसका असर दिखता है। आज भी हजारों शब्द अरबी मूल के इस्तेमाल होते हैं, खासकर खेती, विज्ञान, प्रशासन से जुड़े हुए। हाँ, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग-अलग शासकों के समय में अलग-अलग धर्मों के बीच सह अस्तित्व का स्तर बदलता रहता था। वो जिसे कॉन्विवेंसिया कहते हैं कभी-कभी। और फिर आया रिकॉन्किस्टा का दौर, जिसने स्पेन को फिर से बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। उत्तर के जो ईसाई राज्य थे, उन्होंने धीरे-धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू किया और मुस्लिम शासकों से इलाके वापस लेने शुरू कर दिए। ये प्रक्रिया कई सदियों तक चली। इसी को रिकॉन्क्वेस्टा यानी पुनः प्राप्ति कहते हैं। ये सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेन नहीं था, इसने स्पेन की पहचान को भी गढ़ा और आखिरकार 1492 में ग्रेनेडा का जो आखिरी मुस्लिम राज्य था, उसका पतन हुआ। ये साल स्पेन के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। 1492। हाँ, इसी साल स्पेन से यहूदियों को निकाल दिया गया, जिससे देश की सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता को काफी नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी घटना, इसी साल रानी इसाबेला और राजा फर्डिनेंड के समर्थन से क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकले और अमेरिका पहुंच गए। और यहीं से स्पेन का वो वैश्विक साम्राज्य शुरू हुआ। बिल्कुल। कोलंबस की यात्रा ने स्पेन के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। अगले कुछ दशकों में स्पेनिश खोजकर्ताओं और विजेताओं, जिन्हें कॉन्किस्टाडोर्स कहते हैं, अमेरिका के बहुत बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया, एज़टेक और इंका साम्राज्यों को हराया। और स्पेन देखते ही देखते एक विशाल वैश्विक साम्राज्य बन गया, अमेरिका से लेकर फिलीपींस तक फैला हुआ। इस साम्राज्य से सोना, चांदी भारी मात्रा में स्पेन आया, जिसने इसे 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप की सबसे शक्तिशाली ताकत बना दिया। लेकिन शायद ये हमेशा नहीं चला। नहीं, इस धन का इस्तेमाल ज्यादातर युद्धों में हुआ और इसने लंबी अवधि में स्पेन की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ रूप से विकसित नहीं होने दिया। और हाँ, अमेरिका में जो मूल निवासी थे, उन पर इसका बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ा। तो साम्राज्य के शिखर के बाद क्या स्पेन का पतन हुआ? और 20वीं सदी तो शायद काफी मुश्किल रही होगी। हाँ, 17वीं सदी के बाद धीरे धीरे स्पेन का प्रभाव कम होने लगा। युद्ध, आर्थिक समस्याएं, दूसरी यूरोपीय शक्तियों का उदय, इन सब ने इसकी वैश्विक स्थिति को कमजोर कर दिया। 19वीं सदी में इसने अपने ज्यादातर अमेरिकी उपनिवेश खो दिए। और 20वीं सदी तो स्पेन के लिए बहुत ही उथल-पुथल वाली रही। राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव, आर्थिक मुश्किलें, ये सब बढ़ती गईं और इसका अंत हुआ 1936 में एक बहुत ही क्रूर गृहयुद्ध के रूप में, स्पेनिश सिविल वॉर। हाँ, ये युद्ध रिपब्लिकन सरकार और जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादियों के बीच लड़ा गया था। और इसमें बाहरी ताकतों ने भी दखल दिया था, जैसे नाजी जर्मनी, फासिवादी इटली और सोवियत संघ। और गृहयुद्ध के बाद फ्रैंको की तानाशाही आ गई। हाँ, 1939 में गृहयुद्ध खत्म हुआ राष्ट्रवादियों की जीत के साथ, और जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने एक सत्तावादी तानाशाही स्थापित की जो लगभग 40 साल चली, 1975 में उनकी मृत्यु तक। 40 साल? जी, ये दमन, सेंसरशिप और राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न का दौर था। फ्रैंको ने स्पेन को केंद्रीकृत करने की कोशिश की, क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों को दबाया। शुरुआत में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग भी रहा, लेकिन बाद में शीत युद्ध के दौरान पश्चिम के साथ उसके संबंध कुछ सुधरे। फ्रांको के बाद लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई? ये ट्रांजिशन आसान रहा? हाँ, फ्रैंको की मृत्यु के बाद स्पेन ने लोकतंत्र की ओर एक
काफी उल्लेखनीय और ज्यादातर शांतिपूर्ण परिवर्तन किया। राजा जुआन कार्लोस प्रथम, जो वर्तमान राजा फिलिप सिक्स के पिता हैं और जिन्हें फ्रैंको ने अपना उत्तराधिकारी चुना था, उन्होंने इस परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा। 1978 में एक नया संविधान अपनाया गया, जिसने स्पेन को एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र घोषित किया, और इसने क्षेत्रीय स्वायत्ता को भी मान्यता दी, जो फ्रैंको के केंद्रीकरण के बिल्कुल उलट था। यह स्पेन के आधुनिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने देश को वापस यूरोपीय मुख्यधारा में ला दिया। तो आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इसी संवैधानिक राजतंत्र पर आधारित है। जी हाँ, स्पेन एक संवैधानिक राजतंत्र है। देश के प्रमुख राजा हैं अभी किंग फेलिप सिक्स, लेकिन उनकी भूमिका ज्यादातर प्रतीकात्मक है, एकता के प्रतीक के रूप में। असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री प्रेसिडेंटे देल गोबियर्नो और उनकी सरकार के पास होती है, और सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। और संसद, जिसे कॉर्टेस जेनरालिस कहते हैं, वो द्विसदनीय है। निचला सदन है कांग्रेस ऑफ डेप्यूटीज और ऊपरी सदन सेनेट। और स्पेन को 17 स्वायत्त समुदायों में बांटा गया है, जैसे कैटेलोनिया, बास्क देश, अंदलूसिया वगैरह, और 2 स्वायत्त शहर हैं, स्यूटा और मेलिला। अच्छा। इन स्वायत्त समुदायों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। ये जो विकेंद्रीकृत ढांचा है, ये स्पेन की क्षेत्रीय विविधता को दिखाता है। हालांकि कभी-कभी केंद्र और क्षेत्रों के बीच इससे तनाव भी पैदा होता है। समझा। अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हमने शुरू में जैतून तेल और पर्यटन का जिक्र किया था। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है, और क्या यूरोपीय संघ का सदस्य बनने से कोई बड़ा फर्क पड़ा? हाँ, अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। जैतून तेल का उत्पादन तो खैर स्पेन के कृषि क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है ही। यहाँ की जलवायु और मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी है, और स्पेन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। पर्यटन तो है ही अर्थव्यवस्था का स्तंभ, लाखों नौकरियां देता है, विदेशी मुद्रा लाता है। इसके अलावा स्पेन में एक मजबूत ऑटोमोबाइल उद्योग है। ये यूरोप के मुख्य कार निर्माताओं में से एक है। अच्छा। फिर टेक्सटाइल और फैशन है, ज़ारा जैसे ग्लोबल ब्रांड यहीं के हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर और पवन ऊर्जा में भी काफ़ी काम हो रहा है। और खाद्य और पेय उद्योग, वाइन, हैम, चीज़ वगैरह, ये भी महत्वपूर्ण है। और यूरोपीय संघ? हाँ, 1986 में यूरोपीय संघ यानी उस समय यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होना स्पेन के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। इससे व्यापार बढ़ा, निवेश आया, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा और स्पेन की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ। मुद्रा तो यूरो है ही। लेकिन चुनौतियां भी रही होंगी? बिल्कुल। स्पेन ने हाल के दशकों में आर्थिक चुनौतियों का सामना भी किया है, जैसे 2008 का वित्तीय संकट और उसके बाद उच्च बेरोजगारी दर, खासकर युवाओं में। ये एक मुद्दा रहा है। सही। अच्छा, अर्थव्यवस्था के बाद चलिए संस्कृति पर आते हैं। ये शायद स्पेन की सबसे जानी पहचानी पहचान है। जी। फ्लामेंको, फिएस्टा, खाना, ये सब तो बहुत जीवंत लगता है। हाँ, स्पेन की संस्कृति वाकई बहुत जीवंत और विविध है। संगीत और नृत्य तो जैसे इसके दिल में बसे हैं। फ्लामेंको की बात करें तो इसकी जड़ें दक्षिणी स्पेन के अंदलूसिया क्षेत्र के रोमा यानी जिप्सी समुदाय में है। ये सिर्फ नाच नहीं है, इसमें गिटार वादन होता है, बहुत भावनात्मक गायन होता है जिसे कांते कहते हैं, हाथों से तालियां बजाई जाती हैं, पाल्मास, और बहुत गहन नृत्य होता है। ये दुख, जुनून, जीवन का उत्सव सबको व्यक्त करता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी है ये। और त्योहार मतलब फिएस्टा, ये कितने जरूरी है वहाँ? अरे फिएस्टा तो स्पेनिश जीवन का एक अभिन्न अंग है। लगभग हर शहर, हर गांव का अपना सालाना फिएस्टा होता है, अक्सर किसी संरक्षक संत के सम्मान में। अच्छा। हाँ, इनमें धार्मिक जुलूस होते हैं, परेड, संगीत, नाच गाना, पारंपरिक पोशाकें, कुछ जगहों पर बैल दौड़ भी होती है, आतिशबाजी होती है और रात भर उत्सव चलता है। वाह। कुछ फिएस्टास तो दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं, जैसे वेलेंसिया का लास फायर्स, जहाँ बड़ी बड़ी व्यंग्यात्मक मूर्तियां जलाई जाती हैं, सिविज का फेरिया डे अप्रैल, पैम्प्लोना का सान फर्मिन उत्सव जिसमें वो विवादास्पद रनिंग ऑफ द बुल्स होता है। हाँ, वो देखा है। और हाँ, बुन्योल शहर का ला टोमाटीना, जहाँ लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। हाँ, टमाटर वाला त्योहार। हाँ, तो ये त्योहार सिर्फ मनोरंजन नहीं है,
ये सामाजिक मेल-जोल और समुदाय की पहचान को मजबूत करने का एक तरीका है। सही का। खाने पीने की संस्कृति भी काफी फेमस है, खासकर टैपस। ये क्या होता है ठीक से? हाँ, स्पेन में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये एक सामाजिक अनुभव है। टैपस का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है। ये छोटे-छोटे व्यंजन होते हैं। अच्छा, छोटे स्नैक्स जैसे? हाँ, कह सकते हैं। जैतून, चीज, हैम से लेकर छोटे तले हुए सी फूड या कोई स्ट्यू, कुछ भी हो सकता है। इन्हें बार में ड्रिंक के साथ ऑर्डर किया जाता है और अक्सर दोस्तों के साथ शेयर किया जाता है। ये ईर दे तापस यानी टापस के लिए बाहर जाना, ये स्पेनिश सोशल लाइफ का एक अहम हिस्सा है। सुनने में मजेदार लग रहा है। हाँ, और इसके अलावा हर इलाके के अपने खास व्यंजन हैं, जैसे वालेंसिया की पाएया, गैलिसिया का सी फूड बहुत मशहूर है, बास्क देश में पिंचोज मिलते हैं जो टैपस का ही एक प्रकार है, एस्टूरियास की फबाड़ा है एक तरह का बीन स्टू, और स्पेनिश वाइन भी दुनिया भर में जानी जाती हैं, खासकर रियोखा और रिबेरा डेल डुएरो की रेड वाइन। और खेल, फुटबॉल का जिक्र किए बिना तो स्पेन की बात अधूरी है ना? अरे बिल्कुल, फुटबॉल स्पेन में एक राष्ट्रीय जुनून है, लगभग एक धर्म की तरह। लोग अपनी लोकल और नेशनल टीमों के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं। ला लीगा, जो स्पेन की टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, वो दुनिया की बेस्ट लीगों में गिनी जाती है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना। हाँ, रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना दुनिया के 2 सबसे बड़े और सबसे सफल क्लब हैं। और उनके बीच का मैच एल क्लासिको, वो तो दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं। सही। पर्यटन स्पेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कौन सी जगह हैं जो जरूर देखनी चाहिए? स्पेन में देखने के लिए इतनी विविधता है कि चुनना मुश्किल हो जाता है। राजधानी मैड्रिड में प्राडो म्यूजियम है, जो दुनिया के बेहतरीन कला संग्रहालयों में से एक है। रॉयल पैलेस है और नाइट लाइफ भी काफी जीवंत है। बार्सिलोना में तो एंटनी गॉडी की वो अद्भुत वास्तुकला है, जैसे वो अधूरा लेकिन शानदार सग्रादा फेमिलिया चर्च, पार्क गेल, कासा बाटलो। हाँ, गॉडी का काम तो लाजवाब है। बिल्कुल। फिर दक्षिण में अंदलूसिया क्षेत्र में ग्रेनाडा का अल्हम्ब्रा पैलेस है, वो मॉरिश वास्तुकला का शिखर है। सेविल में प्रभावशाली कैथेड्रल है, अल्काजर पैलेस है और फ्लामिन्को की धूम है। कॉर्डोबा का मेस्कीटा कैथेड्रल यानी मस्जिद गिरजाघर, वो इतिहास की परतों का एक अनोखा उदाहरण है। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। ऐतिहासिक शहरों के अलावा और क्या है, मतलब बीच वगैरह? हाँ, बिल्कुल। ऐतिहासिक शहरों के अलावा स्पेन में बहुत खूबसूरत समुद्र तट भी हैं। भूमध्य सागर के कोस्टा डेल सोल और कोस्टा ब्रावा से लेकर अटलांटिक के उत्तरी तट तक। पायरेनीज पर्वत श्रृंखला है, जहां लंबी पैदल यात्रा और स्कीइंग के मौके मिलते हैं। अच्छा। कैनरी द्वीप समूह और बेलियरिक द्वीप समूह जैसे इबीजा और मेलोका, ये बहुत लोकप्रिय छुट्टियां बिताने की जगह हैं। सैंटियागो डे कॉम्पोस्टेला का कैथेड्रल है, जो सदियों पुरानी कैमिनो डी सैंटियागो तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव है। और ये तो सिर्फ बड़े नाम हैं। स्पेन छोटे छोटे ऐतिहासिक कस्बों, राष्ट्रीय उद्यानों और बहुत अलग अलग तरह के लैंडस्केप से भरा पड़ा है। और एक खास बात, स्पेन में 49 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं 2023 तक, जो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। 49? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये संख्या दिखाती है कि देश अपने समृद्ध और विविध इतिहास को सहेजने में कितना सफल रहा है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से लेकर रोमन खंडहर, मूरिश महल, गॉथिक कैथेड्रल और आधुनिकतावादी वास्तुकला तक सब कुछ है। कुछ और पहलू जो स्पेन की आज की पहचान बनाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या भाषा का वैश्विक असर? हाँ, आधुनिक स्पेन में शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफी ध्यान दिया गया है। 6 से 16 साल की उम्र तक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है। स्पेन में कई अच्छी क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें कुछ यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, जैसे सालामंका विश्वविद्यालय जो 1218 में बना था। अच्छा। पब्लिक हेल्थ सिस्टम, हालांकि उसमें अपनी चुनौतियां हैं, फिर भी अपने नागरिकों को काफी अच्छी कवरेज देता है और इसे दुनिया की बेहतर प्रणालियों में गिना जाता है। और स्पेनिश भाषा, इसका असर तो दुनिया भर में है। हाँ, स्पेनिश भाषा का वैश्विक प्रभाव जबरदस्त है। ये सिर्फ स्पेन की भाषा नहीं है, मेक्सिको से लेकर अर्जेंटीना तक लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देशों की मुख्य भाषा है। दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्पेनिश बोलते हैं,
जिससे ये चीनी मंदारिन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मूल भाषा बन जाती है। दूसरी सबसे ज्यादा? हाँ, ये स्पेन के ऐतिहासिक प्रभाव और इसकी संस्कृति की जो स्थायी वैश्विक पहुंच है उसका प्रमाण है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने भूगोल देखा, इतिहास की वो जटिल यात्रा, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, रंगीन संस्कृति, पर्यटन स्थल और भाषा का महत्व, सब पर बात की। साव यही है कि स्पेन एक असाधारण रूप से विविध और गतिशील देश है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की हर परत, रोमन, विसिगोथ, मूरिश, ईसाई साम्राज्य, गृहयुद्ध, तानाशाही, लोकतंत्र आज भी महसूस की जा सकती है, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो, संस्कृति में हो या समाज में। ये प्राचीन परंपराओं और आधुनिक यूरोपीय जीवन शैली का मिश्रण है। यहाँ गहरी क्षेत्रीय पहचानें हैं जो राष्ट्रीय पहचान के साथ रहती हैं, कभी-कभी तनावपूर्ण तरीके से, लेकिन अक्सर जीवंत रूप से। ये सिर्फ छुट्टियों के लिए एक सुंदर जगह नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक बदलाव और यूरोपीय पहचान को समझने के लिए एक खुली प्रयोगशाला की तरह है। बिल्कुल, ये सिर्फ नक्शे पर एक देश नहीं, बल्कि कई कहानियों, कई पहचानों का संगम है। वो क्षेत्रीय पहचानों जैसे कैटलन, बास्क को एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचे के भीतर समायोजित करने की कोशिश करता है। और जिस तरह से इसका तूफानी इतिहास, साम्राज्य से लोकतंत्र तक का सफर, इसके वर्तमान निर्णयों और भविष्य की दिशा को प्रभावित करता है, क्या ये दुनिया के अन्य बहुसांस्कृतिक देशों के लिए कोई प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो शायद इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर और विचार किया जा सकता है।